हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपीटेट में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो भी वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज के क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी के। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा में कक्षा में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कक्षा में भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है बताना है। ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण, क्योंकि भाषा पूरी पाठ्यचर्या में विद्यमान होती है तथा भाषा ज्ञान सामाजिक संबंधों को कई स्तरों पर मजबूत करता है। ऑप्शन बी है गौण होती है। सी है अन्य विषय के शिक्षकों के समान होती है। डी है अप्रासंगिक होती है। दोस्तों मैं बता दूं आपको भाषा शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भाषा जो है पूरी पाठ्यचर्या में विद्यमान होती है तथा भाषा ज्ञान सामाजिक संबंधों को कई स्तरों पर मजबूत करता है। तो फर्स्ट वाले का ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा की पाठ्यपुस्तक खालिस्तान से संबंधित है। भाषा की पाठ्यपुस्तक खालिस्तान से संबंधित है बताना है। ऑप्शन ए है संस्कृति, बी है साहित्य, सी है विज्ञान और डी है गणित। तो सेकंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक जो है साहित्य संबंधित पाठ से होनी चाहिए। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है बताना है। ऑप्शन ए है साध्य है, बी है साधन है, सी है एकमात्र संसाधन है, डी है एक विधि है। तो थर्ड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, हिंदी भाषा में पाठ्यपुस्तकें जो है साधन है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की पद्धति खालिस्तान है। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की पद्धति खालिस्तान है। ऑप्शन ए है केवल व्यवहारिक, बी है केवल साहित्यिक, सी है साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों, और डी है ना तो साहित्यिक और ना ही व्यवहारिक। तो फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों होंगी। तो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति जो है साहित्यिक एवं व्यवहारिक दोनों ही है। तो सी हमारा यहाँ पर फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है। निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है बताना है। ऑप्शन ए है केवल शुद्धोच्चारण, बी है केवल ध्वनियों का बोध, सी है केवल अभ्यास करना, डी है अभ्यास करना, शुद्धोच्चारण एवं ध्वनियों का बोध। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अभ्यास करना भी है और शुद्धोच्चारण भी है और ध्वनियों का बोध भी है। तो डी आर हमारा यहाँ पर द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय जो है अभ्यास करना, शुद्धोच्चारण एवं ध्वनियों का बोध। तो डी हमारा यहाँ पर फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीर अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका मुख्य कारण निम्न में से क्या है। कबीर अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंगानुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका मुख्य कारण निम्न में से क्या है बताना है। ऑप्शन ए है सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बी है सभी बच्चों को सिनेमा एफएम आदि का बहुत शौक होता है, सी है बच्चों को केवल संचार के माध्यम से ही पढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन डी है सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं रहा है। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिनेमा एफएम बच्चों के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 6 का बी यहाँ सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से शैक्षणिक उपचार का मुख्य प्रायोजन खालिस्तान है। निम्न में से शैक्षणिक उपचार का मुख्य प्रायोजन खालिस्तान है। ऑप्शन ए है केवल शैक्षणिक कठिनाइयों का निवारण, बी है शिक्षा संबंधित दोषों का निवारण, सी है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण, और डी है बालकों की केवल बर्तनी शुद्धि का निराकरण। तो 7th का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शैक्षणिक उपचार का मुख्य प्रायोजन जो है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों को निवारण करना है। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है। निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है परिचर्चा, बी है वार्तालाप, सी है खेलकूद, डी है भाषण।
तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, आसान सा क्वेश्चन है। खेलकूद जो है निम्न में से बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है, वह खेलकूद हो जाएगा। तो सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की संख्या है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की संख्या बताना है। ऑप्शन ए है 15-15, बी है 16-16, डी है 14-14 और डी है 14-15। तो 9th का जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14-14 जो है 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 ही मूल संवेगों की संख्या 14-14 है। तो सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, कहने में थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या है बताना है। ऑप्शन ए है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। बी है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। सी है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है। डी है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। तो 10th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है। तो सी हमारा यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए है विषय परक शिक्षा में, बी है बाल केंद्रित शिक्षा में, सी है ऑनलाइन शिक्षा में, डी है ऑफलाइन शिक्षा में। तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। तो 11 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगी बताना है। ऑप्शन ए है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, बी है संघीय या क्षेत्रीय भाषा, डी है विदेशी भाषा, सी संघीय भाषा और डी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। तो ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बताना है। ऑप्शन ए मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, बी है पढ़े गए नाटक का मंचन, सी है पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना और डी है लिखित परीक्षा। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़े गए नाटक का मंचन नाटक शिक्षण में सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए पढ़े गए नाटक का मंचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक भाषा के अंतर्गत इसके कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें खालिस्तान कहते हैं। जब एक भाषा के अंतर्गत कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रादेशिक भाषा और बी है अपभाषा, सी है बोली, डी है मातृभाषा। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोली जो है भाषा, जब एक भाषा के अंतर्गत कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहा जाता है। तो सी हमारा यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी जो आती है MP टेट वर्ग 3 के पेपर में, उसमें आयोग जो है पैसेज देता है। तो वैसा ही मैंने गद्यांश सेट किया है, आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ के इनके क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। तो मेरा पढ़ा हुआ है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ आपको। तो आइए चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार किसका होता है बताना है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का, बी है समीक्षा का, सी है विलक्षण का, डी है कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार में बोध जो है कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का होता है। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय दृष्टि ने काव्य में सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय दृष्टि में काव्य ने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। ऑप्शन ए है योजक सिद्धांत की, बी है रस सिद्धांत की, सी है बोधक सिद्धांत की, डी है अलंकार सिद्धांत की। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भारतीय दृष्टि में काव्य ने जो है रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस शब्द युग्म का उपयोग गद्यांश में किया गया है। निम्न में से किस शब्द युग्म का प्रयोग जो है उपयोग गद्यांश में किया गया है। दोस्तों जब मैं आपको बता दूं, जब आप ये गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखना है कि ये जो शब्द युग्म के जो जोड़े हैं इनमें से कौन से शब्द युग्म का आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धीरे धीरे शब्द युग्म का प्रयोग उपयोग गद्यांश में किया गया है। तो डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है। ऑप्शन ए है कल्पना की, बी है व्यक्तित्व की, सी है कल्पना और व्यक्तित्व की, डी है कुतूहल मार्गी की। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्पना और व्यक्तित्व की। तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा जो है कल्पना और व्यक्तित्व को लेकर हुई है। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है। ग्रामर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है। ऑप्शन ए है हिरन शेर से डरता है, बी है ठीक समय पर आ जाना, और सी है भाई ने बहन के लिए मिठाई खरीदी, और डी है रविवार को विद्यालय बंद रहेगा। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिरन शेर से डरता है। ये अपादान कारक का उदाहरण है। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। निम्नलिखित में से कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। ऑप्शन ए है भाव पक्ष, कला पक्ष, रमणीय पक्ष, और डी है बोध पक्ष। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कल्पना काव्य का जो बोध पक्ष है, निम्नलिखित में से कल्पना काव्य का बोध पक्ष होगा। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकोक्ति जस दूल्हा तस बनी बराता का निम्न में से क्या अर्थ है। लोकोक्ति है जस दूल्हा तस बनी बराता का निम्न में से क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है अधिक हानि पहुंचाना, बी है धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति, सी है जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी, डी है त्याग देना या ठुकरा देना। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। जस दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ ये होगा जैसे मुखिया वैसे ही अन्य साथी। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन करना है साथियों। ऑप्शन ए है कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का कवि या श्रोता को अंत साक्षात्कार का बोध होता है, बी है कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे, देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मां नहीं होता है, सी है काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने लगे, डी है पश्चिम में कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष ही पर भिड़ गया। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कभी तमाशा दिखाने के रूप में और श्रोता या पाठक तस्त तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे, देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मां नहीं होता है। तो बी हमारा यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये पद्यांश आ गया है।
गद्यांश आया था भी वैसा का वैसा ही मैंने पद्यांश लिया है, इसको भी आपको पढ़ना है और पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर देना है। मैंने पढ़ लिया था, आपको पढ़ना है अच्छे से और आंसर देना है सभी के। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। दोस्तों जैसा कि वो ऊपर अभी जो पद्यांश गाया है उसका उचित शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए है विज्ञान से सचेत, बी है स्मृति के सार, सी है तलवार की धार और डी है शिशु और अज्ञानता। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विज्ञान से सचेत उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो ए यहाँ पर हमारा 23 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार मनुष्य को किससे सावधान रहना चाहिए। उपयुक्त पद्यांश के अनुसार मनुष्य को किससे सावधान रहना चाहिए। ऑप्शन ए है विज्ञान से, बी है स्मृति के सार से, सी है कांटों की तुझ से और डी है तजकर मोह से। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब विज्ञान से जो है मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। तो ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, उपयुक्त पद्यांश के अनुसार फूल और कांटों से कवि का क्या तात्पर्य है। उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ में फूल और कांटों से कवि का क्या तात्पर्य बताना है। ऑप्शन ए आग और पानी, बी है दिन और रात, सी है सुबह और शाम, डी है लाभ और हानि। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। लाभ और हानि जो है, फूल और कांटों से कवि का जो तात्पर्य है वो लाभ और हानि से है। तो डी हमारा 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्मृति का विलोम शब्द क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्मृति का विलोम शब्द क्या होगा बताना है। अब आपको आकृति होगा, विस्मृति होगा, अमर हो जाएगा या विस्तार हो जाएगा। तो 26 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्मृति। स्मृति का जो विलोम होगा विस्मृति हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुख दुख। सुख दुख शब्द में कौन सा समास है। खालिस्तान है। सुख दुख में कौन सा समास है बताना है। ऑप्शन है द्विगु समास, बी है अव्ययीभाव समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है द्वंद्व समास। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी दो शब्दों के बीच में अगर ये डैश आता है तो वहाँ पर 99% जो है द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पर सुख और दुख ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। या आपको अंदाज़ा लगाना है, यदि अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द दिया है, जैसे सुख दुख हो गया, माता पिता हो गया, दिन रात हुआ, तो वहाँ पर 99% जो है द्वंद्व समास ही होगा। तो यहाँ पर सुख दुख का जो है डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है तो 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 या 6। तो मैं आपको बता दूं पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण है। कारक आपने पढ़े होंगे, तो अधिकरण कारक का सही उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, बी है ठीक समय पर आ जाना, सी है आपने मुझे हानि से बचाया, डी है सुनीता रोहन की बहन है। तो 29 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक समय पर आ जाना अधिकरण कारक का सही उदाहरण है। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जो है संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन निम्न में से किसका है बताना है। ऑप्शन ए है रोन्टेजन का, बी है विलियम्स हॉकिंस का, सी है एडवर्ड जेनर का, डी है मैकडूगल का। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैकडूगल साहब का यह कथन है कि मूल प्रवृत्तियाँ जो है संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन मैकडूगल का है। तो डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और मैंने हिंदी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस की वीडियो, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी EVS और चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो को अंततः देखें और क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, समझें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।